हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुशवाहा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैं आपके साथ, ध्यान दीजिए। ऐसे मैंने SMT 17 क्लियर करा दिए हैं। आज साइंस मास्टर टेस्ट नंबर 18 में आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसमें मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन लिए हैं। 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्न का धुआंधार विश्लेषण मैं आपके साथ करने वाला हूँ। इसकी खास बात यह है कि एक प्रश्न के चारों ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन जो आपके लिए लाभप्रद होंगे परीक्षा के लिए, उनका डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपके सामने आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है। मतलब गाय का दूध ज़्यादा पीला रहता है, तो वो किसके कारण रहता है गाय का दूध। सबसे पहले इसका आंसर देख लो, कैरोटीन की वजह से। कैरोटोन, ये कैरोटोन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कैरोटोन। कैरोटोन की वजह से पीला रहता है। और गाय में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मतलब दूध में, सॉरी, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो गाय का मतलब दूध किसकी वजह से पीला होता है ज़्यादा, तो कैरोटोन हो जाएगा। अगर दूध में पूछें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध का रंग सफ़ेद किस प्रोटीन की वजह से होता है, चाहे गाय का हो चाहे वो भैंस का हो, तो उसमें केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अच्छा, दूध को भैया संतुलित आहार की संज्ञा देते हैं। इसको डायल मतलब बैलेंस डाइट के रूप में जाना जाता है दूध को। अच्छा, संतुलित आहार किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इस प्रकार का पदार्थ, इस प्रकार का खाद्य पदार्थ जिसमें सभी विटामिन मौजूद होती हैं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। लेकिन दूध में कौन सी विटामिन अब्सेंट होती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में। तो ABCD ऐसे आता है ऑप्शन। तो दूध में विटामिन C अब्सेंट होती है, ठीक है। दूध से जब दही बन जाता है, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसे पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन होता है दही में कौन सा अम्ल, आंसर हो जाता है लैक्टिक अम्ल है। ऐसे और अभी आपने बहुत सारे अम्ल पढ़े होंगे। जैसे कि आपने देख लिया सेब, सेब में मैलेइक अम्ल पाया जाता है। बकरी के दूध में कौन सा अम्ल होता है, बकरी के दूध में कार्पोरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जो मधुमक्खी होती है, जो चींटी होती है, लाल वाली काट लेती है, फफोले पड़ जाते हैं, उसमें HCOOH फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और उसी फॉर्मिक अम्ल को आप मेथोनोइक अम्ल भी कहते हैं। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे भैया बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अम्ल की हुई। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बहुत ही खूबसूरत और धांसू क्वेश्चन लिखा है। इसका मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। अगर आप लोग साथ तक रहोगे तो ये देखोगे कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया। मतलब मैं फालतू का कोई पॉइंट नहीं बोलूँगा, वो पॉइंट क्वेश्चन को बोलूँगा जो आज से 20 साल पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, HIV सबसे पहले जानिए, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। पहले इसका आंसर देख लीजिए, आंसर की आपको जल्दी पड़ती है। HIV की खोज किसने की थी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा B, लुक मांटेनियर ने की थी। लुक मांटेनियर ने की थी। अब इसके बारे में जानिए, HIV बारे में कॉपी लेके ध्यान से लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं स्लोली स्लोली बोल रहा हूँ। देखिए भैया, HIV का पूरा नाम तो आपको पता हो गया, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसकी लुक मांटेनियर ने खोज की थी। और दूसरी चीज़ ध्यान रखें, HIV ये एड्स, एड्स में मतलब AIDS, एड्स, एड्स के अंदर जो वायरस होता है, वैसे उसका नाम क्या होता है, एड्स के अंदर जो वायरस होता है उसका नाम होता है रेट्रो वायरस। उसका नाम क्या होता है, RETRO, रेट्रो वायरस नाम उसका होता है। रेट्रो वायरस होता है, ये मनुष्य में HIV के नाम से जाना जाता है। तो अब बात समझ में आई। एड्स में तो रेट्रो नामक वायरस होता है, रेट्रो नामक वायरस को मनुष्य के अंदर HIV की संज्ञा दी जाती है। अच्छा, पहली बात क्लियर होगी सर। दूसरी बात सर क्या है, एड्स का फुल फॉर्म सर क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये एड्स करता क्या है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे मुख्यतः लिम्फोसाइट प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट इससे प्रभावित होता है। प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है और इससे लिम्फोसाइट प्रभावित होता है। दूसरी बात सर क्या हो सकती है पेपर में क्वेश्चन के रूप में, एड्स का प्राथमिक परीक्षण कौन होता है, ELISA, एलिसा टेस्ट होता है। एड्स का जो प्राथमिक परीक्षण होता है वो एलिसा टेस्ट होता है। अगर सवाल आए एड्स का पुष्टिकारी परीक्षण क्या होता है, पुष्टिकारी परीक्षण लिख लो, वेस्टर्न टेस्ट होता है, WESTERN, वेस्टर्न टेस्ट, वेस्टर्न टेस्ट होता है पुष्टिकारी परीक्षण। ध्यान रहे, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात और ध्यान रहे कि एड्स के बचाव के लिए विभिन्न देशों में, विभिन्न देश के जो शहर थे इंपॉर्टेंट, उसमें रेड
रिबन एक्सप्रेस आरबीएस। आरबीएस किससे संबंधित है? ये एड्स से संबंधित है। रेड रिबन एक्सप्रेस लोगों को जागरूक करने के लिए दोस्तों ये चलाई गई थी। और सर क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चनों की तो लगा दी मैंने बौछार, अब एग्जाम हो जाएगा तेरा। हीरो प्रोजेक्ट का संबंध एड्स के बचाव से है। एक लिया गया था हीरो प्रोजेक्ट। हीरो प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? हीरो प्रोजेक्ट का संबंध एड्स के बचाव से है, जबकि इससे संबंधित जानकारी देने का ये काम करता है। एड्स संबंधित हीरो प्रोजेक्ट जानकारी देने का काम करता है। अब थोड़ा हम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखेंगे एड्स का। आप सभी लोग जानते हो एड्स कैसे फैलता है? गलत प्रकार के यौन संक्रमित से, और मतलब जैसे कि एक दूसरे के सिरिंज का उपयोग ना करें, कई उसके कारण हो सकते हैं। हालांकि अब ये चीज़ नहीं है कि एड्स मतलब हमेशा गलत ही काम से फैलता है। एड्स फैल सकते हैं, कई भी उसके कारण हो सकते हैं। अगर एड्स का रोगी है तो उसका ब्लड अगर कैसे करके आपके शरीर के ब्लड में मिल जाता है तो ऐसे एड्स फैल जाता है। तो ऐसे क्या हुआ, एड्स का पहला रोगी कहाँ मिला था? भारत में। एड्स का मतलब जो पहला रोगी था वो चेन्नई से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? चेन्नई से प्राप्त हुआ था एड्स का पहला रोगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, HIV पॉजिटिव, जो HIV पॉजिटिव है इसकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? HIV पॉजिटिव की सर्वाधिक संख्या भारत के आंध्र प्रदेश में है। AP भारत के आंध्र प्रदेश में है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे एड्स के सर्वाधिक रोगी कहाँ पर हैं, तो रोगी वो तमिलनाडु में। रोगी कहाँ पर हैं? रोगी तमिलनाडु में है। अगर कोई कहे एड्स की राजधानी कहाँ है, तो एड्स की राजधानी को युगांडा कहा जाता है। युगांडा एड्स की राजधानी कहा जाता है। युगांडा वैसे एक देश है अफ्रीका महाद्वीप में, तो युगांडा को एड्स की राजधानी। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये पॉइंट था। देखिए सुनिए, फिर से सुनिए। एड्स का पहला रोगी चेन्नई से। एड्स के मतलब जो HIV पॉजिटिव की संख्या वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है? वो संख्या है आंध्र प्रदेश में। और एड्स के सर्वाधिक रोगी कहाँ पर? तमिलनाडु। इसमें देखिए क्या ज़रूरी है, चेन्नई को जाने रहिए और यहाँ पर आंध्र प्रदेश को जाने रहिए, तमिलनाडु को जाने रहिए, और एड्स की राजधानी कहाँ है उसको अलग से जाने रहिए, युगांडा है। तो देखिए इसमें मिनट ज़रूर 3-4 लगे, लेकिन जानकारी क्लियर हो गई एड्स के बारे में। एड्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो इतने ही से क्वेश्चन आएगा, आप उस क्वेश्चन को फाड़ दोगे एग्जाम में और कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन आपसे देख करके डर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या आ गया है। इसमें लिखा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उसको किया पोटोमीटर। क्या? पोटोमीटर। अब यहाँ पर ऑप्शन में एक जरूरी पॉइंट और आया, इसको देख लो। ये तो आंसर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखना किसको है? देखना बैरोमीटर को है। बैरोमीटर से क्या होता है? बैरोमीटर के द्वारा ये मतलब मौसम के बारे में पता लगाता है कि बैरोमीटर मौसम किस तरीके से उसमें रीडिंग होती है। कभी रीडिंग धीरे धीरे गिरती है, कभी अचानक बढ़ जाती है, कभी एकाएक बढ़ जाती है। तो ये बैरोमीटर मतलब मौसम संबंधी घटनाओं के लिए ये काम करता है बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, मानव की जो त्वचा होती है उसमें पाए जाने वाला वर्णक का नाम पूछा गया है। तो उसमें मेलानिन वर्णक पाया जाता है। क्या वर्णक पाया जाता है? मेलानिन वर्णक पाया जाता है त्वचा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? मतलब जो डायलिसिस नामक की मशीन थी उसका आविष्कार मिस्टर कोल्फ ने किया था। मिस्टर कोल्फ ने किया था, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन का जो समय है वो कब स्पष्ट दिखाई देता है? वो गुणसूत्र पर दिखाई देता है। 6 का आंसर बी। किस पर? गुणसूत्र की खोज दोस्तों किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। ध्यान रखना, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जर्विका 7 क्या है? जर्विका 7 एक कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम विधि से बनाया गया हृदय है जर्विका 7। अब अगर हृदय के बारे में अगर आपको सुनना पसंद है तो उसको 2-3 मिनट तक हम बोलेंगे। अगर 3 मिनट आप सुनोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे अगर नहीं सुनना है तो वीडियो स्किप करके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जानने के प्रयास में चलो। चलिए इसको मैं 2-3 मिनट बोलता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। हृदय के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में अब मैं बोल रहा हूँ। एच यानी कि अब मेरी बात आपसे हो रही है ह्यूमन हार्ट के, आप क्योंकि हृदय आया था ये यहाँ पर। तो अब देखिए ह्यूमन हार्ट के बारे में सुनिए। ह्यूमन हार्ट क्या होता है? यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है जो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। 2 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, यह हल्के गुलाबी रंग का स्पंजी अंग होता है। हल्के गुलाबी रंग का स्पंजी अंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो 2 भागों और 4 कोष्ठों में बटा होता है। 2 भागों और 4 कोष्ठों में बटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्तों, इसका भार 300 से 350 ग्राम 300 से 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त लिख लीजिएगा, हृदय के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को, मतलब हृदय के जो ऊपर आवरण होता है
इस आवरण को क्या कहते हैं? हृदय के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम की दोस्तों 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। जो मतलब आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर का नाम होता है इपिकार्डियम। क्या नाम होता है? इपिकार्डियम। जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर का नाम होता है मायोकार्डियम। तो एम से एम मिडिल और एम से एम मिडिल, मायोकार्डियम ध्यान रखना। जो बाहरी लेयर होती है, इनर लेयर मतलब बाहरी लेयर, उसका नाम होता है इंडोकार्डियम। तो फिर से देखिए, हृदय के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं। यह 3 लेवल यानी कि 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इपिकार्डियम आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है, इनर लेयर का नाम होता है इंडोकार्डियम। चलिए अगला पॉइंट भी सुन लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए बोल रहा हूँ। अगला पॉइंट है हृदय की दीवारें। हृदय की दीवारें अनैच्छिक तथा रेखिक, जिसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव नहीं होता है। लैक्टिक अम्ल का जमाव नहीं होता है, इसका हृदय धड़कता है। मतलब हृदय की दीवारें अनिश्चित रेखिक, जिसमें लैक्टिक अम्ल का जमाव नहीं होता है, इसी का हृदय धड़कता है। इसी वजह से हृदय बार बार धड़कता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 मिनट में कितने बार धड़कता है कमेंट सेक्शन में आप मुझको बताइए। जनरल क्वेश्चन है, छोटे क्लास का जीके का 7th का स्टूडेंट बता सकता है। नेक्स्ट इसके बारे में सुन लीजिए। चलिए अगर सुनना ही चाहते हो आप लोग अच्छे से देखिए, सुनिएगा। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है और हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो तथा CO2 की मात्रा कम हो, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। अशुद्ध रक्त कैसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो तथा CO2 की सांद्रता ज़्यादा हो, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, हृदय धमनी मतलब एक यहाँ पर है जैसे पल्मोनरी धमनी रक्त को दाएं निलय से फेफड़े तथा पल्मोनरी सिरा रक्त शुद्ध रक्त को फेफड़ों को बाएं अलिंद तक ले जाने का काम करता है। अच्छा, एक जरूरी पॉइंट और देख लीजिएगा। मतलब मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें पूरे होने में 23 सेकंड का समय लगता है। कितने सेकंड का समय लगता है? 23 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, अच्छा ये 23 सेकंड का समय लग गया। ये हृदय की इतनी सारी बातें थीं। और अगर आपसे हम कहना चाहें कि जैसे कि आपको पता होगा, हृदय का सबसे पहले सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका के कैप्टन शहर में किया था। कहाँ पर किया था? सुनिएगा फिर से। हृदय का सबसे पहले सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने साउथ अफ्रीका के कैप्टन शहर में ग्रेटर स्कर हॉस्पिटल में 53 वर्षीय महिला का 3 दिसंबर 1967 को किया था। और दिल्ली में किसने किया था? दिल्ली में 11 अगस्त 1949 को वेणुगोपाल राव ने किया था। अच्छा ठीक है, इस चीज़ का मतलब ये अभी हृदय का जैसे कभी हम और पढ़ाएंगे टॉपिक बायोलॉजी का, तब और भी पॉइंट बताएंगे। अभी तो मैं ऊपर का हल्का पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, अभी हृदय के बारे में बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी, अलिंद निलय और इसका स्ट्रक्चर बना के फिर समझाएंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से स्टूडियो में नहीं जा पा रहे हैं, तब तक मतलब ऐसे ही इसको जनरल काम चला रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 8 का आंसर बनेगा ए 1973। रेडीमेड क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना, विश्व वन्य जीव कोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल रोटी जो चाय के साथ खाते हो का निर्माण कवक में प्रयोग किया था? किस कवक का, किस फंगी का प्रयोग किया था? फंगस का। यहाँ पर है डी आंसर, सैक्रोमाइसीज। नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको अगर एग्जाम पास करोगे। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, किसको नष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 10 के मुताबिक इसका आंसर हो जाएगा सी, T कोशिकाओं को। किसको नष्ट करता है? T कोशिकाओं को नष्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें लिखा हुआ है दोहरा निषेचन होता है। मतलब दोहरा निषेचन किसमें होता है? डबल की बात की गई तो वहाँ पर बी हो जाएगा, आवृत बीजी पौधे में। किसमें दोस्तों? आवृत बीजी पौधे में। जो जरूरी ऑप्शन है उसी का हम डिस्कस करते हैं, फालतू में आपका दिमाग खराब नहीं मैं करना चाहता हूँ। अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको ये लगेगा सर ने बताया है तो आप उसको याद करने लग जाओगे, फालतू में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। जीव द्रव की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, यूंगो वॉन मोल ने की थी, तो ये आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मतलब जो विश्व मलेरिया दिवस है वो कब मनाया जाता है? 13 का डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। हाँ दोस्तों, एक बात जरूर आपको ध्यान रखनी है, ये जो आपका विज्ञान टेस्ट नंबर 18 है, इस 18 वाले टेस्ट को आप लोग देखते रहिए।
तो इस 18 टेस्ट को आप देखने से क्या फ़ायदा होगा, अगर कोई आप रेलवे का एग्ज़ाम दें, कोई एसएससी का, कोई बैंक का, कोई पीसीएस का, या कोई स्टेट गवर्नमेंट का जैसे कि एमपी पीसीएस हो गया, या फिर कोई मतलब यूपी पीसीएस, या कोई शिक्षक भर्ती जिसमें साइंस आती है, तो ये क्वेश्चन में 20 साल पहले के जो पेपर होते हैं उन्हीं पेपरों को डाउनलोड करके ये क्वेश्चन निकाल के टाइप करा के आपके सामने लेके आता हूँ। एक वीडियो बनाने के लिए भैया यहाँ पर 3 घंटे की मेहनत लगती है, तब ये एक वीडियो लगभग 25-30 मिनट का शूट हो पाता है। आज के 40 क्वेश्चन जैसे ये बहुत टाइम लगता है, तो उसको आप लोग शेयर करिए। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोग शेयर करें, वैसे शेयर की कहता नहीं हूँ बीच में, मैं सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, लेकिन हाँ शेयर इसलिए कर दिया करो क्योंकि आपका तो भला हो ही रहा है। अगर आप शेयर कर दोगे, जिसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, ज़रूरत उसकी पूरी हो जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा। नहीं कहते हैं कर भला तो हो भला, तो उसी पर काम करो, कर भला तो हो भला, ये नहीं कि अपना ही पेट भरना जानते हो खाली। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, बैट्यूला। किसके? बैट्यूला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, म्यूटेशनवाद के जनक हैं, म्यूटेशनवाद के जनक हैं तो यूंगो डी ब्रिज हैं। कौन है? यूंगो डी ब्रिज। पादप शरीर की विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है यहाँ पर बी है, स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मतलब जो अस्थियां होती हैं उसमें ओसिन नामक प्रोटीन दोस्तों पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, कवक विज्ञान के जनक कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए, माइकेली है। कौन है दोस्तों? माइकेली है। क्वेश्चन नंबर 19, चने द्वारा पानी में अवशोषित की जाने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पर 19 का आंसर बी हो जाएगा, अंतःपरासरण। अंतःपरासरण। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, तरबूज की प्रजाति है। गर्मियों के मौसम में तरबूज खाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपके अंदर ये जल की पूर्ति करता है। जल का सूत्र होता है H2O, जिसका अणुभार 16 होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक भारी जल जिसका अणुभार 20 होता है। तरबूज खाना बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है। अच्छा, गाजर में विटामिन ए पाई जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। अम्ल वर्षा, जो मतलब अम्लों के द्वारा वर्षा होती है, सल्फर और नत्रजन होते हैं। अम्ल वर्षा की वजह से ताजमहल का रंग बदरंग होता जा रहा है। मुख्य अवयव कौन सा है अम्ल वर्षाओं का? सल्फर और नत्रजन की वजह से होने वाली वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पर 21 का हो जाएगा डी, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मुख्य अवयव कौन सा होता है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और 21 का जब आपने डी आंसर सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पर देखिए नत्रजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। यही क्वेश्चन उसमें भी आया था, टेस्ट नंबर 17 में, उसने बताया था। लेकिन अब आपको ऑप्शन जानना, ऑप्शन में क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, कार्बनिक अम्ल किसमें पाया जाता है? जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन को खोलते हो, कोका कोला की बोतल को, तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया, उसमें कार्बनिक अम्ल H2CO3 पाया जाता है। तो यह क्या कर देता है? यह CO2 गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? CO2 गैस। तो ध्यान रखना, जब कोका कोला की बोतल खोलते हो तो उसमें कार्बनिक अम्ल ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या गैस बनाता है? CO2 गैस। तो ये आपने ही जान लिया। एस्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। जैसे नहीं आपने पढ़े हैं कि सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, चींटी जो होती है बिच्छू, उसमें टक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, बकरी के दूध में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलेइक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मनुष्य के आमाशय में बनने वाले अम्ल का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र HCl होता है। एस्टिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर आंसर हुआ था, फिर से देख लो, सल्फर डाइऑक्साइड। गलती से मैंने दूसरा बोल दिया था आंसर, लेकिन सॉरी उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो 22 का दोस्तों आंसर यहाँ पर ए है, कैंसर। कौन सा रोग होता है? कैंसर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स किसके? विटामिन डी की कमी से होता है। टीबी एक प्रकार का अलग रोग है। ठीक है, विटामिन से होते हैं। तो जरूरी थे, बता दिया। जरूरी वाले बताएंगे, फालतू बताने कोई मतलब नहीं। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो चर्म रोग है वो किस विटामिन कमी से होता है? 23 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर B6 विटामिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? चर्म रोग होता है। अब जैसे इसमें आया B2, तो B2 के बारे में जानिए, विटामिन B2 के बारे में। सबसे पहले चलो आपको विटामिन के बारे में बता दें थोड़ा।
थोड़ा ही बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। विटामिन की खोज तो एन.आई. लूनिन ने की है, लेकिन विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया, और विटामिन शब्द का प्रयोग किया फंक ने, लेकिन खोज एन.आई. लूनिन ने की है। यहाँ पर कुछ बुकें गलत भी लिख देती हैं इस चीज़ को, तो आपको बहुत अच्छे समझना है। विटामिन की खोज की है फंक ने, और कुछ और विटामिन की खोज नहीं, विटामिन शब्द का प्रयोग किया फंक ने। फिर से सुनो दोबारा, विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया, विटामिन की खोज एन.आई. लूनिन ने की है, लेकिन कुछ बुकें गलत लिख देती हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें विटामिन B2 के बारे में जानो और सुनो। देखिएगा, विटामिन B2 को विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हाँ, ये आपको अगर लग रहा है अजूबा तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं, नोट करते जाओ। विटामिन B2 को विटामिन जी के नाम से भी जानते हैं। इसे राइबोफ्लोविन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या? राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन इसका रासायनिक नाम है, राइबोफ्लोविन। लिख लीजिएगा, इसका रासायनिक नाम हो गया राइबोफ्लोविन। और इसकी कमी से क्या होता है? ओंठ का फटना, जीभ में सूजन, त्वचा का फटना। इसका स्रोत क्या होता है? ये कहाँ से पाई जाती है? हरी सब्जी से, पनीर से, गेहूं से, मांस, खमीर आदि से पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या आया था। अच्छा, B6 के बारे में और जानिए। देखिए, B6 के बारे में जानने से पहले आप ये जानिए, इसका नाम है, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या? पायरिडॉक्सिन रासायनिक नाम B6 का दोस्तों क्या हो गया? इसका रासायनिक नाम हो गया पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से रक्त में कमी आती है, मानसिक अपंगता आती है। स्रोत ये हरी सब्जी में, मछली में, यकृत में, अनाज में, आंत के जीवाणु में पाई जाती है। विटामिन बी, अब जैसे 5 है, B5 के बारे में भी लिख लीजिए। B5 में लिखिएगा, इसका रासायनिक नाम सबसे पहले पेंटाथोनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम होता है पेंटाथोनिक अम्ल। और जो ये पेंटाथोनिक अम्ल, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? त्वचा का रोग होता है, बालों का पकना, मानसिक वृद्धि रुकना। इसके स्रोत क्या? सभी खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। अब बात आई विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में लिख लीजिएगा। जो दोस्तों ये विटामिन सी है, इसका मुख्य उपयोग क्या होता है? विटामिन सी को वैसे इसकी कमी से रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक नाम होता है विटामिन सी का, ठीक है, एस्कर्बिक अम्ल। और इसकी कमी स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे मसूड़े से रक्त निकलने लगता है। ये नींबू में, आंवला में, मिर्च, संतरा, रसीले फल तथा गाजर आदि में पाई जाती है। गाजर में भी, हालांकि वैसे गाजर में विटामिन ए ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन विटामिन सी थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में आंवला में पाई जाती है। तो क्वेश्चन के मुताबिक जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 था, तो 23 का आंसर क्या बना था? 23 का आंसर बी बना था। और सारा डिटेल मैंने इसका आपको दे चुका हूँ, इसको आप देख लेना। हाँ, ये जरूर देख लेना, विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, और विटामिन खोज एन.आई. लूनिन ने की थी। कुछ किताबें यहाँ पर गलत कर देती है, किताब का नाम तो नहीं बताऊँगा मैं चैनल पे, नाम बताने से क्या फ़ायदा उसका, मैंने ये बता दिया जो सही है, ठीक है। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो दोस्तों आंसर है वो सी है, रियूमेटिज्म बीमारी है। अभी हाल मैंने बताया इसका भी विटामिन सी कमी से होती है, लेकिन आपका डी आंसर है, आप डी आंसर को फोकस करिएगा। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किस में सुरक्षित रखते हैं? मतलब जो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, जो सांड के वीर्य होता है, उसको हम किस में सुरक्षित रखते हैं? 25 का जो आंसर दोस्तों है ये सी है, द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। किस में रखते हैं? द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, आपकी निगाहों के सामने आ जाएगा। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, टीबी। टीबी किसके वजह से होता है? जीवाणु कारण होने वाले रोग हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि मलेरिया, पोलियो, खसरा ये किसके कारण होते हैं। किसी दिन हम आपके साथ एक ट्रिक वाला वीडियो लेके आएंगे, जिसमें सभी रोग आप एक साथ याद कर लोगे, चाहे रेबीज हो, टीबी, पोलियो हो, हैजा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई XYZ कोई भी रोग हो, सभी रोग हम कंप्लीट कराएंगे। लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो टीबी वजह से है, जो कहता हूँ वो करता हूँ, कोई वैसी बहकाने वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने मैं ले चलता हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आप सब लोग आ गए हो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या? समसूत्री विभाजन होता है। मतलब जो समसूत्री विभाजन होता है, 27 का आंसर यहाँ पर देख लो, ऑप्शन के हिसाब से बी है। जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। कहाँ पर होता है? जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है? सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग का अध्ययन कहलाता है। मतलब जो सरीसृपों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? 28 का बी हो जाएगा। यहाँ पर हार्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्पेटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? लीवर में वैसे हम कहते हैं कौन सा विटामिन संचय होता है? यकृत। लीवर का मतलब यकृत, कई बार आपको पता भी होगा।
तो विटामिन ए होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। सी का एस्कर्बिक अम्ल और ई का भी आपको पता था क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट, इसको मैंने एक ट्रिक बताई थी, रत एक टाफी, तो ई लास्ट में पहुंच जाएगा, जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा ई का टेकोफेराल। क्या हो जाएगा? टेकोफेराल हो जाता है ई का रासायनिक नाम। ठीक है, सुंदरता के विटामिन कहते हैं थाइमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम, पीछे की वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं वो ट्रिक बताई गई है, सब कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार वही चीज़ रिपीट करते रहें, वीडियो बड़ा करते रहें, उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे कम जल की आवश्यकता किसमें होती है? मतलब सबसे कम जल की आवश्यकता, जल का सूत्र H2O किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, खजूर में। किसमें होती है? खजूर में सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सबसे कम खजूर को जल की आवश्यकता होती है। खजूर बहुत कम जल में पनपता रहता है, जीवित रहता है, बाकी को जल अधिक चाहिए होता है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन जल में घुलनशील है? कौन सी प्रोटीन जल में घुलनशील है? 31 नंबर में ये आंसर है, एल्ब्यूमिन। ये जल में घुल सा जाती है, बाकी ये 3 प्रोटीन जल में नहीं घुलती हैं। ठीक है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? आज बेटे कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, 32 नंबर क्वेश्चन। ये कॉर्निया को दान किया था। किसको दान किया जाता है? कॉर्निया को दान किया था। और मनुष्य के जब नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? इस चीज़ का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, पिछले की वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, नेत्र के दोष भी बताए थे, कौन कौन से थे, निवारण के लिए कौन कौन लेंस ट्रिक से बताया, पीछे की वीडियो देख के आइए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामीन। कोबाला से ध्यान रखना, कोबाल्ट है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब यहाँ पर जैसे आया है B1, तो B1 के लिए आप इसका रासायनिक नाम याद रखें, थायमीन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का आंसर होगा, नाम हो जाएगा थायमीन। बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B2 को विटामिन G भी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। इस विटामिन की कमी से होंठ फटने लगते हैं। विटामिन B6 को क्या कहते हैं? B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। रक्त की कमी हो जाती है या मानसिक अपंगता हो जाती है। विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामीन कहते हैं, इसकी कमी से पेड़ासी रक्त अल्पता हो जाती है। ठीक है, साइनोकोबालामीन रासायनिक नाम, इसमें कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। 4 ऑप्शनों में डिस्कस भी हो गया। हृदय गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? मतलब जो हृदय की गति होती है, इसकी जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? कार्डियोग्राम द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, कपास प्राप्त होता है, मतलब जो कॉटन होता है, कपास को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त किया गया था। याद आई हमको ये बात, तुम भी सुनो। कपास को सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त किया गया था, और यूनानियों ने कपास को सिंडन कह करके पुकारा था। दोस्तों, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हमको इलाहाबाद से याद है, मैंने जब जहाँ पहले कोचिंग की थी तो हिस्ट्री। वैसे एक यूट्यूब पे चैनल है मुकेश कुमार वर्णवाल, तो ये मेरे गुरुजी भी रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। अगर आप लोग देखना चाहो तो उस चैनल पे जाके हिस्ट्री को देख सकते हो। मुकेश कुमार वर्णवाल डाल देना तो उनके हिस्ट्री के वीडियो आ जाएंगे। तो उन्होंने पढ़ाया था कपास को क्या कहते हैं? सिंडन कहते हैं। ठीक है, तो सिंडन कहते हैं, और उसको सिंडन किसने कहा था? यूनानियों ने सिंडन कह के पुकारा था। तो कपास मतलब कहाँ से प्राप्त होता है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, बीज से प्राप्त होता है। कपास को कहाँ से प्राप्त करते हैं? बीज से। ध्यान रखना इस चीज़ को। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? 36 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए, वृषण में। किसमें होता है? वृषण में होता है। ये चीज़ आप अच्छे से जाने रहिए, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? 37 का आंसर हो जाएगा बी, कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ याद रखना। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? योक भाग होता है अंडे का, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से? सबसे अधिक ऊर्जा मनुष्य प्राप्त करता है, ये वसा से प्राप्त करता है, फेट से। कहाँ से प्राप्त करता है? वसा से प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 40, बने रहिए मेरे साथ। तो इसमें क्या है? शरीर में वसा का संग्रहण होता है, कहाँ पर होता है? मतलब संग्रहण मुख्यतः होता है किससे होता है? चर्बी में होता है। तो वसा का संग्रहण चर्बी में होता है। तो ये 40 क्वेश्चनों का मैंने बहुत ही बेहतरीन आपके सामने विश्लेषण किया है। हमारी जो ऑफलाइन कोचिंग है वो विकास कंपटीशन फफूंद में ये चलती है। अभी फ़िलहाल स्थान चेंज भी होते रहते हैं, अभी तो फफूंद में चलती है इस टाइम। और हमारी ये सारे इतने कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। और दूसरी चीज़, ये कॉन्टैक्ट नंबर से आप पता करते रहें कोचिंग कहाँ चलती है, नंबर दिए गए हैं। और आप टेलीग्राम में जाएं, चाहे यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम पर,
आप क्या करें, उसमें ग्रोथ कंपटीशन 2020 सर्च कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। उसमें एक साथ में आपको PDF डालता रहता हूँ, बहुत सारी अच्छी अच्छी PDF। और अपने दोस्तों को बताइए, ग्रोथ कंपटीशन 2020 चैनल पर साइंस मास्टर टेस्ट की सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ में आज आपको मैंने 18 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारी और आपकी जो मुलाकात होगी, टेस्ट नंबर 19 में मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से इनको पढ़िए, कॉपी बनाइए, नोट करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।